नमस्ते। आज हम लोग तीसरे पाठ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करने जा रहे हैं। कक्षा 9 में भी इस पाठ की चर्चा की गई थी। उसी चर्चा को और विस्तार देने के लिए यह पाठ आपके सामने प्रस्तुत है। एक उदाहरण से हम अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं कि मोहन एक पेन और 3 नोटबुक 20 रुपये में लेकर आता है। अब ये रैखिक समीकरण में कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो हम इसको रैखिक समीकरण में लिखते हैं x + 3y = 20, जहाँ x क्या है, तो x एक पेन का मूल्य है। एक पेन का मूल्य x हमने लिया। y एक नोटबुक का मूल्य लिया, एक नोटबुक का मूल्य। तो एक पेन का मूल्य और एक नोटबुक का मूल्य को x और y क्रमशः ले लें तो x + 3y = 20 में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। और क्योंकि पेन और नोटबुक दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए दोनों के मूल्य अलग अलग होंगे, इसलिए x और y अलग अलग लिया गया है। तो एक उदाहरण और देखें, जिसमें अब जो उदाहरण होगा वह होगा इस तरह का, जिसमें सिर्फ एक रैखिक समीकरण नहीं होंगे, एक युग्म में रैखिक समीकरण होगा। तो जैसे 2x + 3y = 5 और x - 2y और -3 = 0। अब ये दोनों के दोनों रैखिक समीकरण हैं, लेकिन ये दोनों रैखिक समीकरण को हमने एक साथ लिखा है, इसीलिए यह रैखिक समीकरण का युग्म बन गया। आप यह भी जानते हैं कि कभी भी समीकरण को मानक रूप में लिखना पड़ता है, और वह मानक रूप जो होता है दो चर के लिए होगा मानक रूप ax + by + c = 0। हमेशा हम मानक रूप में ही अपने रैखिक समीकरणों को लिखते हैं, वह चाहे एक चर वाला हो अथवा दो चर वाला हो, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। और साथ में हम यह भी कहेंगे कि a, b शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। अगर a और b में से कोई भी शून्य हो जाए तो फिर अगर a शून्य हो जाएगा तो सिर्फ यह एक चर वाला रैखिक समीकरण बनेगा। अगर b शून्य हो जाएगा तो फिर भी एक ही रैखिक समीकरण, एक चर वाला ही रैखिक समीकरण बचेगा। इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए a और b को शून्य कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी समीकरण और ऐसे समीकरणों का हल संख्याओं के मानों का एक युग्म होता है, एक x के लिए तथा दूसरा y के लिए, जो समीकरण के दोनों पक्षों को बराबर कर देता है। यानी x और y का ऐसा मान जो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को बराबर कर दे, उसे ही हम हल कहेंगे। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक उदाहरण से हम इसे भी देखते हैं। तो रैखिक समीकरणों का हल कौन होता है और कौन नहीं होता है, उससे जानने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण है जिसमें हमने लिया 2x + 3y = 5। आप यहाँ देखें, हम x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1 अपने तरफ से ले करके देखते हैं। तो x = 1 और y = 1 जब आप रखेंगे तो जो बायां पक्ष होगा, जिसको LHS आप कहते हैं, वहाँ क्या हो जाएगा, x के जगह 1 आ गया, यहाँ 3 और y भी है तो y की जगह भी 1 डाल दिए, तो यह मिल गया हमको
2 जोड़ 3 यानी कि 5, और RHS में भी 5 है। ये LHS हो गया और ये दायां वाला पक्ष हो गया तो RHS हो गया। यानी x बराबर 1 और y बराबर 1 इस रैखिक समीकरण में डालने पर दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो गया, यानी LHS और RHS बराबर हो गए। इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर 1 हल है। किसका हल है? तो 2x + 3y = 5 के समीकरण का यह हल है। एक और इसी में उदाहरण देखते हैं। इसी समीकरण 2x + 3y = 5 में अगर यह पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति में इस बार x के जगह 1 और y के जगह 7 लेकर के देखा जाए तो LHS क्या बन जाता है? LHS तो आपका 2x + 3y है। x के जगह 1 डाल दिए और y के जगह 7 अगर डाल दिए तो यह बन गया 2 + 21, 3 गुना 7, और इसका मान आ गया 23। अब RHS में कितना है? तो RHS में तो 5 है। यहाँ तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं हुआ, तब हम लिखेंगे LHS is not equal to RHS। और जब LHS और RHS बराबर नहीं हुए तब x बराबर 1 और y बराबर 7 हल भी नहीं हुआ, क्योंकि हल तो वही होता है जो दायां पक्ष और बायां पक्ष को बराबर कर दे। इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर 7 हल नहीं है। कृपया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसके ज्यामितीय दृष्टि से इसका क्या अर्थ है इस पर विचार करेंगे। यानी जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनका ज्यामितीय अर्थ क्या है, उनके हलों के साथ ज्यामितीय अर्थ क्या है, यह हम लोग परखने की कोशिश करेंगे। ज्यामितीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमें जो पहली स्थिति में x बराबर 1 और y बराबर 1 हल मिला था उसे हम लिखें 1,1 और ब्रैकेट में यह नियामक रूप में हम लिख रहे हैं। इसको नियामक ज्यामिति के हिसाब से इसे लिख रहे हैं। तो बिंदु यह क्या हुआ? तो एक बिंदु है, उसका यह निर्देशांक है। तो बिंदु 1 1 जो कॉमा दे करके और ब्रैकेट खोल के और बंद करके लिखते हैं, यह इस बिंदु का नियामक लिखा जाता है। तो यह एक x का मान 1 और y का मान 1 ने समीकरण में बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर कर दिया था। इसीलिए हमने कहा था कि यह जो है समीकरण 2x + 3y = 5 का हल है। तो इसलिए इसका ज्यामितीय अर्थ यह हुआ कि बिंदु 1,1 ब्रैकेट के अंदर जो है वह समीकरण, यह जो बिंदु है समीकरण 2x + 3y = 5 द्वारा निरूपित रेखा पर अवस्थित होगा, या बिंदु 1 1 समीकरण 2x + 3y = 5 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित होगा। अवस्थित होगा या स्थित होगा, दोनों के अर्थ एक ही हैं। स्थित है। यह जो बिंदु 1 1 है, क्योंकि वह रैखिक समीकरण 2 चर वाले का हल था, इसीलिए वह बिंदु इस रेखा पर भी स्थित होगा। आप पूर्व कक्षा से ही जान रहे हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमेशा से एक सरल रेखा से निरूपित किए जाते रहे हैं। इसीलिए बिंदु 1 1 समीकरण 2x + 3y = 5 द्वारा जो निरूपित रेखा होगी उस पर स्थित होगी, और बिंदु 1 7 समीकरण
2x प्लस 3y बराबर 5 पर जो द्वारा निरूपित रेखा है, निरूपित रेखा पर स्थित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह हल नहीं था, पर स्थित नहीं है। वास्तव में दो चरों वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का प्रत्येक हल एक्स वाई, जो इन्वर्टेड कॉमा, जो ब्रैकेट के अंदर x कॉमा वाई लिखते हैं, इस समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। का मतलब कि अगर किसी ग्राफ में ax प्लस बी वाई प्लस सी एक सरल रेखा में निरूपित होगी, तो इस पर जो अनंत बिंदु हैं स्थित, वे सब के सब इसके हल होंगे। इसीलिए रैखिक समीकरण दो चर वाले के अनंत हल होते हैं, क्योंकि जब यह एक सरल रेखा में निरूपित हो जाती है यह समीकरण, तो एक सरल रेखा तो बनती ही है अनंत बिंदुओं से। इसीलिए एक एक हल रेखा पर अवस्थित होते चले जाएंगे। इसलिए एक सरल रेखा के अनंत बिंदुओं के मेल से बनती है, इसीलिए इसके हल भी अनंत होंगे। और सारे हल जो निकलेंगे बीजगणित से, वह ज्यामिति में उसका अर्थ यही है कि वह सरल रेखा पर स्थित हो जाएंगे। आइए अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग के बारे में हम जानते हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को अगर लिखना हो तो उसके मानक रूप में अगर हम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। क्योंकि प्रत्येक दो चर वाले रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं, तो ये दोनों जो एक युग्म के रूप में यहाँ पर हैं, वह एक ही तल में यानी कि एक ही ग्राफ में इन्हें लिया जाएगा अथवा खींचा जाएगा। तो ऐसी दो रेखाएं तीन ही संभावनाएं व्यक्त कर सकती है। जो दो रेखाएं हमने लिया है, जो दो समीकरण लिया है, क्योंकि ये दोनों समीकरण एक एक सरल रेखा को ही निरूपित करते हैं, तो ऐसी दो रेखाएं तीन ही संभावनाओं को व्यक्त कर सकती हैं। या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, तो इसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो जब एक ही ग्राफ पर दोनों को निरूपित करेंगे आप, तब हो सकता है कि आपके दोनों सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। दूसरी स्थिति होगी कि दोनों रेखाएं यानी दोनों जो समीकरण है जो एक एक सरल रेखा दे रही है, तो दोनों रेखाओं से हमें समांतर रेखाएं मिल जाए, समांतर रेखाएं मिल जाए। तो समांतर रेखाएं आप जानते हैं कि अनंत काल तक बढ़ाने में ये दोनों एक दूसरे को कहीं काटती नहीं हैं, तो ये इस प्रकार की होगी। और तीसरी संभावना है कि दोनों रेखाएं समपाती हो जाएं, यानी ये दो समीकरण जो हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, वे एक एक ऐसी रेखा दे दें जो समपाती रेखाएं हो जाएं। समपाती रेखाएं कौन होती हैं?
एक के ऊपर एक जब रेखाएं स्वयं ही निरूपित हो जाएं, अपने ऊपर ही आ जाएं एक दूसरी रेखाएं, उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। यानी दोनों रेखाओं का हल उभयनिष्ठ हो जाएगा। एक यही बिंदु पहली समीकरण में भी मिलेंगे और वही बिंदु दूसरे समीकरण में भी मिलेंगे। अनंत हल हैं, इसीलिए दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी। जब आप ग्राफ में खींचेंगे और एक के ऊपर एक रेखा मिल जाए, थोड़ी सी भी भिन्नता ना हो, बिल्कुल एक के ऊपर ही एक आ जाए, ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज, क्योंकि आपकी शिक्षा हमारी जिम्मेवारी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।